ये 10th क्लास। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्ट। और सॉल्ट क्या होते हैं कि आप सब एक स्टेटमेंट आप लोगों ने अक्सर सुना है कि व्हेन एन एसिड एंड बेस कंबाइन दे फॉर्म सॉल्ट, है ना। तो ये इस रिएक्शन पर गौर करते हैं, इस रिएक्शन से हम सारी बातों को समझते हैं। देखो इसमें क्या है, NaOH है, बेस है, HCl एसिड है। दोनों ने जब कंबाइन किया तो क्या बन गया, NaCl यानी सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो इसमें सॉल्ट कैसे बना, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलेंगे कि जब एसिड और बेस कंबाइन करता है तो सॉल्ट बनता है। तो क्या इस बात का मतलब मैं ये निकाल लूं कि एक सॉल्ट के दो पेरेंट्स होते हैं, एक बेस होता है, जैसे NaCl जो सॉल्ट है इसके दो पेरेंट्स है, एक पेरेंट है NaOH जिसका Na वाला टुकड़ा आया है और एक पेरेंट है एसिड यानी HCl जिसका Cl वाला टुकड़ा आया है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लाइन में क्या है, मैंने एसिड एंड बेस कंबाइन दे फॉर्म सॉल्ट and a salt has two parents, an acid and a base। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब इसी सॉल्ट को देखने का दूसरा नजरिया सुनो। NaCl में Na प्लस पार्ट है, Cl माइनस पार्ट है। हमेशा सॉल्ट में पॉजिटिव आयन तो पहले लिखा जाता है और नेगेटिव आयन बाद में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, ऐसा हमने रूल बनाया है। इस ऐसे रूल को हम कहते हैं कन्वेंशन। ये हमने कन्वेंशन लिया है कि जब भी आप सॉल्ट लिखें प्लस का टुकड़ा पहले, माइनस का टुकड़ा बाद में लिखो। अब जरा गौर से देखो, प्लस वाला टुकड़ा Na कौन से पेरेंट से आया है, बेस से, और HCl का Cl वाला नेगेटिव टुकड़ा एसिड से आया। यानी हर सॉल्ट का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो पॉजिटिव पार्ट होता है, वो हमेशा बेस से आता है और सॉल्ट का जो सेकंड पार्ट होता है उसका ओरिजिन हमेशा एसिड से होता है। तो द नेम सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। The first part of the name comes from a base and the second part of the name comes from an acid। ये वाली बात क्लियर हो गई कि सॉल्ट का पहला टुकड़ा हमेशा बेस से डिराइव होगा और दूसरा नेगेटिव आयन हमेशा एसिड से डिराइव होगा। अच्छा, एक और नजरिया सॉल्ट को पढ़ने का सुनो। ये NaCl है, ठीक है, और ये HCl है। इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है NaCl और HCl में, Na और H का। ठीक है, तो अगर HCl में H लगा है तो आप बोलोगे कि ये एसिड है, और अगर इसी HCl में H हटा के इसको NaCl बना दे तो इसी को आप सॉल्ट कहने लगते हो। यानी कि क्या मैं बोल दूं, किसी भी एसिड का H, किसी भी एसिड का H अगर Na या किसी और मेटल से रिप्लेस कर दें तो वो एसिड जो है वो सॉल्ट बन जाता है। किसी भी एसिड का H जब किसी मेटल से रिप्लेस कर देते हैं तो सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सॉल्ट इज अ कंपाउंड formed from an acid by the replacement of H plus with the help of a metal। और मेटल क्या होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है। तो इस सॉल्ट को देखने के तीन नजरिए हमने देखे। क्या पहला नजरिया क्या था, जब एसिड और बेस कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट बनता है, यानी सॉल्ट के दो पेरेंट होते हैं। दूसरा नजरिया हमने क्या देखा कि सॉल्ट का पहला टुकड़ा हमेशा बेस से आएगा, सेकंड टुकड़ा हमेशा एसिड से आएगा। तीसरा नजरिया क्या देखा कि अगर किसी भी एसिड का H किसी मेटल से रिप्लेस हो जाए तो वो सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो जब भी आपको सॉल्ट के बारे में पूछा जाता है, डेफिनेशन के बारे में पूछा जाता है, तो ये तीनों फीचर्स जो हैं, ये तीनों पॉइंट, दो पॉइंट तो मैंने इस एग्जांपल रिएक्शन के ऊपर लिखे हैं और एक जो पॉइंट है वो इसके नीचे लिखा है। तीनों पॉइंट को आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत कॉमन सॉल्ट का एग्जांपल ये रहा, कॉमन सॉल्ट इसका नाम है NaCl है। ठीक है, अच्छा सॉल्ट की प्रॉपर्टी, NaCl क्या है, वो नमक है जो हम किचन में यूज करते हैं, खाने में डालते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना, तो उसकी प्रॉपर्टीज आप इजीली लिख पाओगे। तो सबसे पहले सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट सॉलिड होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज जो सॉलिड होगी नो डाउट उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होना ही है। ठीक है, सॉल्ट हमेशा पानी में घुल जाते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और जब ये पानी में घुल जाते हैं तो जो इनका सोल्यूशन होता है वो करंट को फ्लो करने लगता है, यानी कि उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और जब भी किसी लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उसमें आयंस हैं, आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। यानी सॉल्ट कैसे होते हैं, दे आर आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट हो गई। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, यानी कि अच्छा एक और बात, सॉल्ट सिर्फ नमक नहीं होता है, NaCl नहीं होता, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं इस पर आते हैं। तो ये वाला मेरा नेक्स्ट टॉपिक आ गया टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पर। तो बच्चों इसमें पहले मैं रिएक्शन पे बात करती हूँ, फिर हम थ्योरी पे पढ़ेंगे। इस पहली रिएक्शन को गौर करो, इससे आप लोग फैमिलियर हो।
HCl और NaOH जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कंबाइन करते हैं तो NaCl और वाटर बन जाता है। अच्छा ये बताओ HCl कैसा एसिड है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH कैसा बेस है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्या मैं बोल दूं कि हमने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को कंबाइन किया तो सॉल्ट बना NaCl। अब इस सॉल्ट का क्या नाम हो तो आप इसको बोलोगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब क्या बोलोगे? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो दोनों इसके पेरेंट है उसका नाम बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। अच्छा और जब भी दोनों पेरेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं तो सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है। तो ये कैसा सॉल्ट बन गया? ये न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। इसी तरह अगर दोनों पेरेंट वीक और वीक है, दूसरे एग्जांपल पर आते हैं, CH3COOH इसे कहते हैं एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड होता है, और दूसरा है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा है? ये वीक बेस है। इन दोनों के रिएक्शन से देखो क्या बनेगा। प्रोडक्ट को देख के डरने की जरूरत नहीं है, याद करना बहुत आसान है। बेस का NH4 वाला टुकड़ा ले लो, बेस का NH4 वाला टुकड़ा ले लो, और एसिड का CH3COO वाला टुकड़ा ले लो। ठीक है, मतलब यहाँ से H को छोड़ देना, वहां से OH को छोड़ देना। ठीक है, तो वो दोनों टुकड़े जोड़ दो तो CH3COO NH4 बन जाता है। इसको कहते हैं अमोनियम एसीटेट। ये अमोनियम एसीटेट जो सॉल्ट बना है ना, ये प्रोडक्ट, इसके भी बच्चों दो पेरेंट हैं। ठीक है, एक एसिड है, एसिड वीक पेरेंट है, बेस है, बेस भी वीक है। तो जब दोनों ही पेरेंट वीक हो तब भी सॉल्ट न्यूट्रल बनेगा। मतलब हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर दोनों पेरेंट स्ट्रॉन्ग है तो भी सॉल्ट न्यूट्रल ही होता है, और जब दोनों पेरेंट वीक और वीक हैं तब भी सॉल्ट न्यूट्रल ही होता है। ठीक है। अच्छा, न्यूट्रल का क्या मीनिंग है इस पर मैं अभी आपको 2 मिनट में बताती हूँ आगे। पहले हम अदर कैटेगरी भी पढ़ ले। अब देखो दूसरी नेक्स्ट संभावना क्या बनती है कि एक पेरेंट तो स्ट्रॉन्ग हो और एक पेरेंट वीक हो। तो देखो हमने एक स्ट्रॉन्ग पेरेंट एसिड ले लिया, वीक पेरेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, दोनों को मिक्स करवाया, रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया? सॉल्ट बन गया अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अच्छा इसका नाम क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है। अच्छा अब दूसरा क्रॉस कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। अब की बार मैंने एसिड को वीक ले लिया CH3COH और बेस को स्ट्रॉन्ग ले लिया, दोनों को कंबाइन करवाया, क्या बन गया? CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट बन गया। ठीक है, इस सॉल्ट को आप क्या बोलोगे? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड बोलोगे। तो इस तरह से ये 4 कैटेगरीज हमारे पास आ गई, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। अच्छा अब इसकी थ्योरी पार्ट पर आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो दोनों फर्स्ट 2 केसेस थे जिसमें दोनों पेरेंट स्ट्रॉन्ग थे या वीक थे, इन्हें हम न्यूट्रल सॉल्ट कहते थे। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब इसका पीएच कैसा होगा? इसका पीएच हमेशा 7 होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ। अच्छा फिर आते हैं ये वाली कैटेगरी की सॉल्ट ऑफ ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है, जो स्ट्रॉन्ग पेरेंट होता है, पीएच उसी की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो यानी पीएच एसिडिक रेंज में जाएगा, और एसिडिक रेंज का पीएच क्या होता है? एसिडिक रेंज का पीएच तो 7 से कम होता है, तो इसका पीएच 7 से कम हो गया। यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में स्ट्रॉन्ग पेरेंट कौन है? बेस है। तो जो पीएच जाएगा सोल्यूशन का वो बेसिक रेंज में जाएगा। बेसिक रेंज यानी कि मोर देन 7 है। अब ये पीएच मोर देन 7 का क्या मतलब हुआ, या ये लेस देन का मतलब क्या हुआ? सॉल्ट तो सॉलिड होता है, जैसे नमक है, सॉलिड है। नमक का कोई अपना पीएच होगा क्या? नहीं होगा। जब आप नमक को पानी में डालोगे तो जो उसका सोल्यूशन बनेगा उसका पीएच होता है। तो ये जो बातें लिखी है ना कि पीएच न्यूट्रल सॉल्ट है, इसका पीएच 7 है, इसका पीएच लेस देन 7 है, मोर देन 7 है, ये बच्चों तब है जब इन रिएक्शंस की प्रोडक्ट्स यानी ये जो सॉल्ट्स हैं, जब हमने इन सॉल्ट्स को पानी में डाला तो पानी में डालने पर पानी का नेचर कैसा दिखा, उस सोल्यूशन का नेचर कैसा दिखा? वो या तो पीएच लेस देन 7 था, या मोर देन 7 था, या पीएच 7 था। ठीक है, तो इस तरह से इन सॉल्ट को पानी में मिलाने पर सॉल्ट के सोल्यूशन के पीएच को देखकर सॉल्ट का नेचर हम बता सकते हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट है, या सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, या सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है।
अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉल्ट्स इनटू एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. सॉल्ट है पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड. इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया है, शॉर्ट में दे दिया मैंने कि जो पोटेशियम, जो पहला वाला सॉल्ट है K2SO4 गिरा, पोटेशियम सल्फेट, ये क्या है, ये न्यूट्रल है. ठीक है. अच्छा, फिर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये एसिडिक है. थर्ड वाला जो सोडियम कार्बोनेट है वो बेसिक है, और फोर्थ वाला सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल है. अब आपको यहाँ पर क्लासिफाई करने के साथ अगर ये भी पूछा जाता सपोज इस क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो आप एक्सप्लेन कैसे करते, मैं आपको, आप ये मेरा लेक्चर देखते टाइम आप नोट करते जाइए. इस चीज को मैं आपको डिक्टेट करवा रही हूँ. देखो बच्चों, पहला कौन सा था, पोटेशियम सल्फेट. तो फॉर्मूला लिखो अपनी कॉपी में, पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4. ठीक है, क्या लिखा, K2SO4 प्लस वाटर, इसमें पानी डाल दो, प्लस वाटर. प्लस वाटर करने पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, KOH. प्रोडक्ट बनाइए, एरो लगा के प्रोडक्ट बनाइए, KOH प्लस H2SO4. KOH प्लस H2SO4. अब KOH के नीचे लिख दो स्ट्रॉन्ग बेस और H2SO4 के नीचे लिख दो स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, तो यानी जब हमने इस सॉल्ट को पानी में डाला तो इसके दोनों पेरेंट हमको नजर आ गए, और दोनों पेरेंट कौन थे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, एक स्ट्रॉन्ग बेस था. तो इस वजह से ये वाला सॉल्ट न्यूट्रल है. इसी तरह से नेक्स्ट वाले को लो, अमोनियम क्लोराइड. लिखो फॉर्मूला NH4Cl, फिर प्लस करके पानी डालो H2O, फिर एरो बनाओ, एरो बना के लिख दो NH4OH प्लस HCl. NH4OH क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसके नीचे लिखो वीक बेस. NH4OH वीक बेस है, और जो HCl बना प्लस करके वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो यानी जब हमने अमोनियम क्लोराइड नाम के सॉल्ट को पानी में डाला तो इसके दोनों पेरेंट हमको पानी में बनते हुए नजर आ गए. जो एक पेरेंट था NH4OH वो वीक बेस था, जो दूसरा पेरेंट था HCl वो क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था. ठीक है, तो क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड था तो ये कैसा सॉल्ट हो जाएगा, एसिडिक मीडियम को जनरेट करेगा, तो ये एसिडिक हो गया. ठीक है, तो इस सॉल्ट का नेचर जो है वो एसिडिक नेचर है, इसका सोल्यूशन का नेचर एसिडिक हो गया. इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट का आप करोगे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का लिखो Na2CO3 प्लस H2O फॉर्मिंग NaOH प्लस H2CO3 प्लस H2CO3. NaOH जो प्रोडक्ट बना है उसके नीचे लिख दो स्ट्रॉन्ग बेस, और जो H2CO3 बना है उसके नीचे लिख दो वीक एसिड. इसके आगे अब आप सोच सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि इसका स्ट्रॉन्ग वाला जो पेरेंट है वो बेसिक है. तो जब आप इस सोल्यूशन को, इस सॉल्ट को पानी में डालते हो तो इसका pH रेंज क्या आ जाएगा, बेसिक रेंज होगा. ठीक है, और NaCl का भी आप पढ़ ही चुके हैं कि इसके दोनों पेरेंट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, इसलिए इसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है. ठीक है बच्चों, तो 10th स्टैंडर्ड के ये सॉल्ट वाले टॉपिक के बाद हम आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ pH इन डेली लाइफ. ये थोड़े से थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन इसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप एक बार पहले इसकी हेडिंग्स को मेमोराइज करिए, उसके बाद इसका डिटेल पर आइए. तो चलो बच्चों, pH का डेली लाइफ में हम एप्लीकेशन देखते हैं. फास्ट डाइजेस्टिव सिस्टम है. Our stomach produces HCl which helps in digestion of food. During indigestion, stomach produces too much HCl. It causes pain. We use antacid to neutralize this excess acid, which are magnesium, milk of magnesia, baking soda, है ना, that is mild base. देखो भाई ऐसा है कि कई बार अगर आप अपनी रूटीन से हटकर खाना खाने में लेट हो गए, किसी भी वजह से आप ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया, खाना नहीं खाया, लंबा टाइम हो गया, तो आपके स्टमक में तो जो आपका रूटीन है खाना खाने का उसके अकॉर्डिंग एसिड का, HCl का सिक्रीशन होता है जो फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है, तो इन केस किसी वजह से आप नहीं खाना खा पाए तो आपके स्टमक में एसिड उसी रूटीन से सीक्रेट होना चालू हो गया, लेकिन उस टाइम खाना तो आया नहीं, तो स्टमक में एसिडिटी हो गई. एसिडिटी की वजह से पेन होने लगा. ठीक है, टू मच HCl का सिक्रेशन हो गया. तो इस केस में अगर वो पेन ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको जो मेडिसिन दी जाती है उस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन मेडिसिन को आप एंटासिड कहते हैं. तो आप खुद सोचो कि अगर आपके स्टमक में एसिडिटी यानी एसिड है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या दिया जाएगा, केमिस्ट्री की भाषा में बेस दिया जाएगा. और वो कौन से बेस दिए जा सकते हैं, वो दिए जा सकते हैं जैसे मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड,
जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा जो केक्स वगैरह में यूज होता है, केक्स और ब्रेड में इनको राइज करने में, ठीक है, स्पॉन्ज लाने में बेकिंग सोडा यूज होता है जो कि एक माइल्ड बेस है। ठीक है, तो इस तरह से पीएच का डेली लाइफ में ये यूज हुआ। अच्छा, फिर आते हैं टूथ डिके। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड by degradation of sugar and food particles. Tooth decay starts when pH of mouth falls below 5.5. It corrodes the tooth enamel and toothpaste are generally basic to neutralize the excess of acid. अच्छा भाई, तो इसमें ऐसा है कि अगर आपके टूथ में शुगर पार्टिकल या फूड पार्टिकल बहुत टाइम तक रह जाते हैं तो बैक्टीरियल एक्टिविटी से वो कुछ एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और एसिड प्रोड्यूस होने से आपके माउथ का जो पीएच होता है वो 5.5 से कम हो जाता है। और जब ये माउथ का पीएच इतना कम होने लगेगा तो वो जो एसिड जनरेट होगा बैक्टीरियल एक्टिविटी से, उसकी वजह से आपके जो टूथ की अपर कवरिंग होती है जिसे इनामल कहते हैं, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है, वो उसमें डिसॉल्व होने लगती है, यानी वो करोड होने लगती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं टूथ डिके। तो अब आपसे कहा जाता है कि भाई पेस्ट करो टाइम पर, तो आप खुद सोचो कि अगर फूड पार्टिकल की वजह से बैक्टीरियल एक्टिविटी हो रही है, बैक्टीरियल एक्टिविटी से एसिड जनरेट हो रहा है, तो टूथपेस्ट में क्या होना चाहिए? नमक होना चाहिए, जो कि उस एडवर्टाइजमेंट में कहा जाता है। ठीक है, तो यानी इन जनरल केमिस्ट्री की भाषा में अगर मैं बात करूं तो अब टूथपेस्ट में क्या होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए, बेस होने चाहिए। ठीक है, ताकि उस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सके। अच्छा, फिर नेक्स्ट आते हैं, when you use your muscles for long time you feel tiredness or fatigue. It is due to the deposition of lactic acid which is formed by the metabolism of food material in the absence or lack of oxygen. ठीक है, तो अभी आपने बायोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा है जहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, या जहाँ पे मसल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है तो वहां पर सडनली ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो एसिड जो है फैटिगनेस या टायर्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ठीक है, यानी कि अगर एसिड बना यानी पीएच उन मसल्स का क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पीएच का यूज हमें नजर आ गया। अच्छा, फिर है soil pH and plant growth. Most of the plants grow best when the pH of soil is close to 7. Soil pH is affected by a number of chemical fertilizers. If the soil become too acidic, यानी कि too acidic मतलब अगर इसका low pH है तो हम क्विक लाइम से या चॉक से या स्लेकेट लाइम से इसको ट्रीट करते हैं ताकि उसका pH बैलेंस हो पाए। और अगर किसी भी वजह से एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स की यूज होने की वजह से अगर उसका पीएच बहुत हाई हो गया है सॉइल का, तो उस केस में हम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर यानी कंपोस्ट जिसे हम कहते हैं वो डालते हैं, जो कि एसिडिक नेचर की होती है, तो सॉइल का पीएच बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये आपको मेमोराइज करने हैं। फिर नेक्स्ट आती है पीएच चेंज इन सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। तो ह्यूमन बॉडी वर्क्स विद इन द नैरो पीएच change 7 to 7.8. The high acidity of lake water can kill the aquatic animals. So calcium carbonate is often added to acidic lake water to neutralize acid that comes from acid rain. हाँ, तो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनमें किसी भी वजह से, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है या एसिड रेन है, उसकी वजह से अगर वाटर एसिडिक होता है तो एक्वेटिक लाइफ को, एनिमल्स की या प्लांट्स की लाइफ को वो अफेक्ट करता है। तो उसको उस पीएच को बैलेंस करने के लिए उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट उन वाटर बॉडीज में डाला जाता है ताकि उनका पीएच नॉर्मलाइज हो पाए और जो एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव कर पाए। अच्छा, इसी तरह ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज, ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज में क्या आता है? मोस्टली ब्लड का देखा जाता है। ठीक है, तो ब्लड का जो पीएच रेंज है इस रेंज में है तब तो ठीक है, अगर इस रेंज से इधर या उधर जाता है तो बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ भी पीएच रेंज, एक पीएच का चेंज वेरी करना ये एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू हो जाता है। अच्छा, फिर है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स के नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। पहले एग्जांपल देखो, व्हेन हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन इट इंजेक्ट्स an acidic liquid into the skin. जब हनी बी स्टिंग करेगी तो एसिड डालेगी। It causes immense pain and irritation. If the bee stings the person, then rubbing of mild waste, तो क्योंकि इसने एसिड इंजेक्ट किया है
तो हमें माइल्ड बेस उस पर रब करना चाहिए, और जो घर में मिल जाता है बहुत इजीली माइल्ड बेस, वो क्या होता है, वो बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, तो अगर हम उस पर बेकिंग सोडा से रब करें तो इजीली हमें स्किन पर पेन में रिलीफ मिलता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर हो जाता है। अच्छा, व्हेन अ वास्प स्टिंग इट इंजेक्ट्स एल्कलाइन, वास्प से एल्कलाइन सॉल्यूशन इंजेक्ट होगा, तो यहाँ पर हमें माइल्ड एसिड को रब करना चाहिए। अब हमारे घर में माइल्ड एसिड कौन सा मिल सकता है इजीली, जो हम पिकल्स वगैरह में डालते हैं, विनेगर। ठीक है, तो विनेगर से अगर हम इसको रब करें तो वहां पे हमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अगर एन एंट स्टिंग इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड, एंट से फॉर्मिक एसिड होगा। ठीक है, तो अब एसिड है तो अगेन यहाँ पर भी अगर हम बेकिंग सोडा माइल्ड बेस को रब करें तो रिलीफ मिलता है। लीव्स ऑफ नेटल प्लांट इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड, ये भी एसिड है, तो यहाँ पर भी अगर हम बेकिंग सोडा रब करें स्किन पर तो रिलीफ मिलता है। ओके, ये सब एग्जांपल याद कर लेना भाई। अच्छा, नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन डेली लाइफ, इस पर भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। कर्ड सारिन टेस्ट होता है, ठीक है, सो इट इज मोर एसिडिक देन मिल्क है, तो पीएच, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, लेस देन मिल्क हो जाएगा। pH ऑफ कर्ड बिटवीन 3 to 4 के रेंज में होता है। ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए, जस्ट रीड इट आउट। एंड व्हाइल द pH ऑफ मिल्क इज 7 है, इफ वी ऐड बेकिंग सोडा टू मिल्क इट शिफ्ट्स द pH ऑफ फ्रेशली मिल्क टू स्लाइटली ग्रेटर देन 7, so it is not quickly decayed by the action of bacteria. Bacteria are less active in basic medium. ऐसा है कि NaHCO3 जब थोड़ा सा मिल्क में मिला दिया जाता है, बेकिंग सोडा मिल्क में मिला दिया जाता है, तो इस बेकिंग सोडा में देखो सोडियम जो है यानी स्ट्रॉन्ग बेस वाला पेरेंट है ये, ठीक है, और H2CO3 वीक एसिड वाला पेरेंट है। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस वाला पेरेंट है तो ये उस मिल्क के मीडियम को बेसिक रेंज में शिफ्ट कर देता है। बैक्टीरिया एसिडिक रेंज में तो सर्वाइव कर पाते हैं, बेसिक रेंज में सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इसलिए मिल्क में बैक्टीरियल एक्टिविटी थोड़ी मिनिमाइज हो जाती है और वो काफी लॉन्ग टाइम तक, थोड़े ज्यादा टाइम तक वो जो है सस्टेन कर पाता है। बट ऑन बॉइलिंग बेकिंग सोडा कन्वर्ट इनटू Na2CO3, इट मेक्स द मिल्क बिटर इन टेस्ट। बट यहाँ पे एक परेशानी ये होती है कि जब हम इस मिल्क को बॉईल करते हैं तो जो बेकिंग सोडा था वो गर्म होकर के, बेकिंग सोडा ये था बच्चों, NaHCO3 था, वो गर्म होकर अब Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बिटर सा टेस्ट उस दूध में आने लगता है। अच्छा, फिर एक और फैक्ट, रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। देखो भाई, किसी भी लिक्विड में अगर करंट का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि उस लिक्विड के अंदर आयंस है। ठीक है, आयंस क्या होते हैं, प्लस आयन और माइनस आयन, यानी कैटायंस एंड एनायंस से। तो रेन वाटर कंटेन्स इम्प्योरिटी ऑफ आयंस एंड इज स्लाइटली एसिडिक, सो इन रेन वाटर द आयनिक इम्प्योरिटीज एक्ट्स एज अ करंट कैरियर and it conducts electricity very easily. But in distilled water का मतलब ये होता है, वाटर का फॉर्मूला H2O तो है, लेकिन वाटर के अंदर घुले हुए एक्स्ट्रा आयंस हट चुके हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर there are no such ions present in the distilled water, hence it does not conduct electric current. ठीक है, तो क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं है, दूसरे मिनरल्स नहीं है, पॉजिटिव आयंस दूसरे पानी के अलावा जो अदर आयंस होते हैं, और नेगेटिव आयंस नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें एक छोटा सा टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, इस पर मैं आपको यूट्यूब का लिंक भी दे रही हूँ, वो आप देख लेना। ठीक है, इसमें लिखा है व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर द हीट इज जनरेटेड। So dissolution of an acid or base in water is an exothermic process. When conc acid to be diluted, we should add acid to water. Otherwise, if we add water to acid, the heat will generate and it may cause the acid to splash out and it can cause severe burning. तो ऐसा है, आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, उसमें पहले पानी भरना है, फिर उस एक्सेस वाटर में, मतलब आपने पानी का अमाउंट ले लिया, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड आपको डालते जाना है। ठीक है, पानी के अंदर एसिड को डालना है। उससे क्या होगा, जब एसिड की ड्रॉप पानी के कांटेक्ट में आएगी तो धीरे धीरे उसमें फैलने लगेगी और साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी। लेकिन क्योंकि एक ही ड्रॉप पानी के कांटेक्ट में आई है तो वो डाइल्यूट होती जा रही है, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा
वो जो है जब पानी को स्प्लैश आउट करेगी तो वो पानी हमारे लिए जो है वो बर्निंग कॉज नहीं करता, लेकिन अगर उस कंटेनर में हम पानी की जगह एसिड भरते और अगर उस एनर्जी की वजह से एसिड स्प्लैश करता तो वो हमें बर्न कर सकता है। तो एक्सेस में हमें पानी लेना है और उस पे ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें एसिड को मिक्स करना है, इसका उल्टा प्रोसीजर नहीं करना है। ठीक है, अच्छा बच्चों, इस पर कुछ इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन भी है। ठीक है, रीजनिंग के इन पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार हम इनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टोर कर्ड एंड अदर सार सब्सटेंसेस इन ब्रास और कॉपर वेसल। ठीक है, आपके घर में कहा जाता है कि आप अगर कोई कॉपर का बर्तन है तो उसमें आप कर्ड को नहीं रखिए या नींबू की बनी चीजें नहीं रखिए। रीजन क्या है? कर्ड एंड अदर सार सब्सटेंसेस कंटेन एसिड which react with brass and copper to form toxic substances which are not suitable for our health and consumption. So it is advisable not to store curd and other substances in brass or copper vessel. अच्छा, फिर आते हैं, while diluting the acid, why it is recommended that acid should be added to water and not water to acid. तो इसका रीजन या भी जो हमने एक्सप्लेन किया था, mixing of water and acid is an exothermic reaction. When water is added to acid, due to a small amount of water, evolved heat will change it into vapor and acid will splash out and it may cause injury. ठीक है, जो भी हीट रिलीज होगी उससे जो अपर सरफेस से जो हमने कंटेनर में भरा है वो इवेपोरेट होकर के ऊपर आएगी तो वो हमें जला सकती है। तो अगर वो सरफेस वाटर है तब तो वो इंजूरियस नहीं है, लेकिन अगर वो सरफेस एसिड होता तो वो इंजूरियस होता। अच्छा, a milkman adds a small amount of baking soda to fresh milk. Why does the shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline, and why does the milk take longer time to set as a curd? तो जो भी आप मिल्कमैन से अगर दूध लेते हैं तो जब भी वो लाते हैं तो उसमें हमेशा बेकिंग सोडा मिला करके ही लाते हैं। रीजन कि उन्हें मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत टाइम लग जाता है, उस ड्यूरेशन में बहुत सारी धूप भी आ जाती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो दूध जो होता है वो मिल्क वो खराब हो सकता है। तो उसे खराब होने से बचाने के लिए उसमें बेकिंग सोडा मिला होता है। तो उससे क्या होता है, बेकिंग सोडा से मिल्क का मीडियम जो है थोड़ा बेसिक साइड में शिफ्ट हो जाता है तो वो जल्दी खराब नहीं होता। दूसरी बात, उस मिल्क से जब हम कर्ड बनाते हैं, कर्ड में कर्डलिंग का मतलब होता है फर्मेंटेशन होना। ठीक है, फर्मेंटेशन यानी एसिडिक मीडियम में जाना। तो पहले जो इफेक्ट होगा फर्मेंटेशन का वो इस मिल्क के बेसिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने में यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो कर्ड बनने का प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो जाएगा। तो द pH required for the fermentation of milk is about 5 to 6 and we know that on adding baking soda the milk makes to milk it makes it alkaline, hence milk take longer time to set as a curd, क्योंकि उस pH range तक ट्रेवल करने में उसे टाइम लग जाता है। Next question is, why do acids not show acidic behavior in the absence of water? ये हमने एसिड की सबसे पहले डेफिनेशन में ही पढ़ा था। किसी भी केमिकल को एसिड हम तभी कह सकते हैं जब उसे पानी में मिलाया जाए और पानी में मिलाने पर अगर वो H+ रिलीज करता है तभी वो एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि H+ ion alone can exhibit acidic character in the absence of water. Acids do not contain H+ ions. ठीक है, thus they can only exhibit which can only exhibit acidic character. ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल आयन है बच्चों वो H+ आयन है। और कोई भी एसिड H+ आयन कब बनाता है, जब वो पानी में घुला होता है, इसलिए पानी का होना बहुत जरूरी है। Why does distilled water not conduct electricity whereas rainwater does? ये हमें पहले पढ़ चुके हैं कि डिस्टिल वाटर के अंदर तो आयंस नहीं होते, लेकिन रेन वाटर में बहुत सारे आयंस होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। Hold one moist and one dry strip of blue litmus paper over dry HCl gas. Which strip of litmus paper will turn red and why? अभी हमने ऊपर पढ़ा है लिटमस पेपर अगर ड्राई HCl गैस के कांटेक्ट में, तो HCl में H तो है लेकिन वो पानी के बिना H को तोड़ ही नहीं सकता, H+ आयन नहीं बना सकता। लेकिन जब हम मॉइस्ट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो मॉइस्चर लेकर के H+ बना देगा और अपना लिटमस टेस्ट वो दे देगा। तो मॉइस्ट लिटमस पेपर के साथ वो टेस्ट देगा, ड्राई के साथ वो नहीं देगा। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद में कुछ एक्सरसाइजेस हैं, इन क्वेश्चंस को आप करेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये 9 नंबर, इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको और यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप करिए और सिंपल है, जहाँ पर डाउट हो आप पूछिए। ये 10th क्लास। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, इन सॉल्ट का डिटेल यहाँ पे दिया है, इन सबके नेम्स। कॉमन सॉल्ट है NaCl, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा है और प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इन सबके प्रिपरेशन मेथड्स और इनके यूजेस इंपॉर्टेंट है, तो वो वाला पार्ट आपको करना है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट। NaCl का जो मेजर सोर्स होता है वो क्या होता है, सी वाटर होता है, लेकिन रॉक भी होता है, तो आप इसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। इसका सी वाटर से जो मिलता है, इसका क्या अपीयरेंस होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन जो रॉक सॉल्ट होता है उसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर भी होता है। ऐसा क्यों होता है, उसमें कुछ मेटालिक इंप्योरिटीज होती हैं जिनकी वजह से उसका कलर ब्राउन हो जाता है। अच्छा, इसके यूजेस पर आते हैं, ठीक है। तो यूजेस में पहला यूज है कि इट इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। क्यों है एसेंशियल फॉर लाइफ, ये हमारे नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एज वेल एज ये मसल के मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अच्छा, जिस स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, कहीं ना कहीं उसके ओरिजिन का भी ये एक रीजन बनता है, तो इसलिए ये फूड के डाइजेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर है रॉ मटेरियल फॉर सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स की प्रिपरेशन में, तो जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है NaOH, ठीक है। NaOH की प्रिपरेशन के लिए ये एक रॉ मटेरियल का काम करता है। कैसे, यहाँ पे रिएक्शन आप देखिए, इस रिएक्शन में NaCl को पानी में मिला के जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, NaOH बनता है, Cl2 गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पे NaOH के प्रिपरेशन को अभी हम फोकस कर रहे हैं, तो NaOH के लिए ये रॉ मटेरियल हो गया। इसी तरह Cl2H2 भी बनती है, उनके लिए भी इसे रॉ मटेरियल आप कह सकते हैं। अच्छा, थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड लेदर इंडस्ट्री में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेदर टैनिंग में सीवियर कोल्ड एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, टेम्परेचर -30 -20 के टेम्परेचर पर होता है, वहां पर रोड्स पर बहुत ज्यादा थिक आइसी लेयर जम जाती है, तो रोड्स की ब्लॉकेज को खोलने के लिए वहां पे नमक स्प्रेड किया जाता है, जो उस आइस को मेल्ट कर देती है और जो रोड्स हैं उनको क्लियर कर देती है, ठीक है। तो स्प्रेड ऑन आइसी रोड्स टू मेल्ट आइस। It is also used as a fertilizer for sugar beet and as a preservative in pickles, ठीक है। पिकल्स में भी आपको ये पता है कि NaCl डाला जाता है। और फिर है नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं, वो है NaOH। NaOH का प्रिपरेशन क्लोर एल्कली प्रोसेस से होता है, तो उसके एक मैंने यहाँ पर नेम मेंशन किया है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये क्या होता है, तो ये देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसे ब्राइन कहते हैं। NaCl यानी कि नमक को हमने पानी में मिलाया, तो अब उसे ब्राइन सोल्यूशन हम कहने लगते हैं, ठीक है। उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। NaCl में पानी मिलाने पर, इलेक्ट्रोलाइज करने पर NaOH बनता है, Cl2 बनता है और H2 बनता है। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले मेथड में भी किया था, NaOH के लिए रॉ मटेरियल का काम कर रहा है, और ये वाला जो प्रोसेस किया जाता है, इस प्रोसेस का कमर्शियल नेम होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। रीजन क्या है, बिकॉज इन दिस प्रोसेस क्लोरीन एंड एल्कली साइमल्टेनियसली फॉर्म, ठीक है। Cl2 और NaOH को देख करके इसे क्लोर एल्कली का नाम दिया गया। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, यहाँ पर दो टर्मिनल्स होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक है। तो एनोड का जो प्रोडक्ट होता है वो Cl2 गैस होता है, और जो कैथोड का प्रोडक्ट होता है वो हाइड्रोजन गैस होता है, और NaOH जो होता है वो सोल्यूशन कंटेनर के अंदर बनता जाता है, ठीक है। तो ये NaOH, एक मिनट, यहाँ पर आपको ये गलतफहमी ना हो इसलिए मैं इस लाइन को नीचे कर देती हूँ। बेसिकली ये है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड का प्रोडक्ट है, NaOH का जो सोल्यूशन है वो कैथोड का प्रोडक्ट नहीं है, वो कंटेनर में ही बन रहा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि इट इज दिस सोल्यूशन इन कंटेनर, ठीक है। ये तो NaOH सोल्यूशन कंटेनर में बनता है और एनोड कैथोड पर ये दोनों बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो जाएगा CaOCl2, और ये कैसे बनता है, बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेटेड लाइम। रिएक्शन पर गौर करिए, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, TaOH होल ट्वाइस, इसे स्लेटेड लाइम कहते हैं, और इसमें जब हम क्लोरीन गैस को फ्लो करते हैं तो CaOCl2 बनता है विद द रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है।
और इसके एप्लीकेशन पर आइए तो क्योंकि ये ब्लीचिंग पाउडर है तो ये ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लैनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में यूज होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये नंबर ऑफ चीजों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट टू बी नोटेड है कि ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड इट रिलीजेस क्लोरीन। इट इज दिस क्लोरीन which is acting as a bleaching and oxidizing agent. So calcium oxychloride is acting like a carrier or storage of chlorine. यहाँ पर किसी ने ये पूछा कि ये कैल्शियम CaOCl2 इसमें 3 वैरायटी के एटम है, कैल्शियम नाम का है, ऑक्सीजन नाम का है और Cl नाम का है। तो ये बताइए कि जब ये ब्लीचिंग एक्शन कर रहा होता है तो इसका कौन सा एटम एक्चुअली में ब्लीचिंग का काम करता है, उस बारे में ये नोट दिया गया है। तो ये नोट क्या है कि इस मॉलिक्यूल में जो क्लोरीन वाला कॉम्पोनेंट है वो एक्चुअल में ब्लीचिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब इस ब्लीचिंग पाउडर को पानी या एसिड के कांटेक्ट में आता है ये तो Cl2 गैस को रिलीज कर देता है और ये Cl2 गैस जो है वो ब्लीचिंग ऑक्सीडाइजिंग का काम करती है। तो यानी इनडायरेक्टली अगर इसे देखा जाए तो ये क्लोरीन के लिए स्टोरेज या कैरियर का काम भी करता है। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल पर आते हैं तो दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 इसका फॉर्मूला है और केमिकल नेम सोडियम, Na यानी सोडियम, H फॉर हाइड्रोजन, CO3 यानी कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप इसे कहते हैं। ये इसका क्या नेचर है? इट इज अ माइल्ड नॉन करोसिव बेस एंड इट इज यूज्ड for neutralizing acid if a person has got burned by acid. It is produced through Solvay's process where NaCl यानी कि brine, ammonia, CO2 are used as a raw material. रिएक्शन पर बात करिए, NaCl को पानी में यानी नमक को पानी में मिलाया, उसमें CO2 और अमोनिया गैसेस को फ्लो किया तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो ये हो गया NaHCO3 हो गया। ठीक है, इसके यूजेस, इट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। आपने अक्सर देखा है घरों में कि जब हम केक को बेक करते हैं मार्केट से कई बार बेकिंग सोडा लाया जाता है, कई बार बेकिंग पाउडर लाया जाता है। तो क्या ये दोनों चीजें सेम है? तो यहाँ पर बेकिंग पाउडर अलग है, बेकिंग सोडा अलग है। क्या डिफरेंस इन दोनों में? तो देखिए, इट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर का एक इंग्रेडिएंट है विच कंटेन्स NaCO3 along with tartaric acid. When baking powder is heated, NaCO3 reacts with tartaric acid to producing CO2 and Na2CO3, where CO2 causes bread and cake to rise, and tartaric acid helps to CO2 causes and tartaric acid helps to remove bitter taste due to the formation of Na2CO3. यहाँ पर ये जो लाइन है ये रिपीट हो रही है तो ये मैं एक बार डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, ये अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों देखो क्या है कि बेकिंग पाउडर में दो चीजें आती हैं। जो मार्केट से बेकिंग पाउडर लाया है तो होता ही है NaCO3 तो होता ही है, साथ में टार्टरिक एसिड। ऐसा क्यों है? तो ऐसा है कि NaHCO3 अगर हम केक में बेकिंग पाउडर ना डाल के सिर्फ बेकिंग सोडा डालें यानी NaHCO3 डालें, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, तो ये जब आप गर्म करते हो देखिए हाई टेम्परेचर लगाते हो, ठीक है, फिर गर्म होगा, गर्म होकर के ये टूटेगा और टूट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 में, यानी कि इस फॉर्मूला में। अब क्या होता है कि जो Na2CO3 है इसका टेस्ट बिटर होता है। ठीक है, इसका टेस्ट बिटर होता है। तो कई बार अगर केक में ज्यादा डल जाए बेकिंग सोडा तो उसका जो टेस्ट है वो बदलने लगता है, वो बिटरनेस की तरफ जाने लगता है। ठीक है, तो ऐसे में एक मार्केट में कमर्शियल लेवल पर क्या चेंज किया गया? तो वो चेंज किया गया कि क्यों ना इस बेकिंग सोडा के साथ में थोड़ा सा एसिड मिला दिया जाए। तो ये एसिड क्या करेगा, जो बाद में ये प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट इसका बनेगा उसको न्यूट्रलाइज करके और इसके टेस्ट की बिटरनेस को कम कर देगा। ठीक है,
तो यानी बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा होता है, साथ में टार्टरिक एसिड होता है, ताकि बेकिंग के टाइम जब ये गर्म होता है NaCO3 तो उससे CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। CO2 गैस की वजह से तो उसके अंदर स्पॉन्ज प्रोड्यूस होता है, और जो Na2CO3 है उसका बिटर टेस्ट ना हो इसके लिए उस Na2CO3 के साथ टार्टरिक एसिड कंबाइन करता है और उसकी बिटरनेस को कम करता है। अच्छा, फिर आते हैं और इसका क्या यूज है, टू मेक एंटासिड टू ट्रीट एसिडिटी इन स्टमक। अगर कभी भी स्टमक में एसिडिटी होती है तो इसे एज अ एंटासिड, एज अ मेडिसिन भी लिया जाता है। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर एक टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है, उसका भी ये एक कंपोनेंट है। अच्छा, फिर इसके नेक्स्ट मॉलिक्यूल नेक्स्ट उस पर आते हैं सॉल्ट पर, दैट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, और बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, ये अभी हमने डिस्कस किया था, Na2CO3 बनता है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन आ गया कि ये रहा बेकिंग सोडा, जब आप इसको गर्म करते हो तो ये Na2CO3 CO2 वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज पे गौर करिए, .10H2O है। अगर मैं यहाँ पर .10H2O को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूं तो ये जो Na2CO3 है इसका नाम सोडा ऐश होगा। ठीक है, इसका नाम सोडा ऐश होगा। तो देखो क्या लिखा है, बाय हीटिंग बेकिंग सोडा वी गेट सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट वी विल गेट वॉशिंग सोडा। ठीक है, और ये जो Na2CO3 बना है ना, देखो पहले बेकिंग सोडा को गर्म किया तो Na2CO3 बना, ये Na2CO3 सोडा ऐश है। इसको रिक्रिस्टलाइज किया पानी के अंदर डाल के, फिर से क्रिस्टलाइज, जब क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस किया गया तो यहाँ पर डॉट पानी भी आ गया, 10 वाटर, और अब ये वॉशिंग सोडा है। ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये जो वॉशिंग सोडा है हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, .10H2O जिसमें है, तो एक तो ये लॉन्ड्री पर्पस में यूज होता है, लेबोरेटरी में एक रिएजेंट की तरह यूज होता है, क्लींजिंग एजेंट है, ये हार्डनेस ऑफ वाटर को ट्रीट करने के काम में आता है, और लैब में कुछ मिक्सचर्स होते हैं जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, इसे फ्यूजन मिक्सचर कहते हैं, इन दो के कॉम्बिनेशन को। ठीक है, ये बनाने के काम में आता है। बोरेक्स, ग्लास, सोप इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट .12H2O, इसको शॉर्टकट में POP, तीनों वर्ड्स के इनिशियल के लिए POP भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे .12 वाटर का क्या मतलब है, ऊपर .10 वाटर का क्या मतलब है, अभी अगले टॉपिक में मैं आपको ये वाली बात बताने वाली हूँ। ठीक है, पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। तो ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O। जब इसको 100 डिग्री टेम्परेचर तक हीट करते हैं तो इस 2H2O में से 1.5H2O बाहर निकल जाता है और हाफ H2O रह जाता है। यानी रिएक्शन पे गौर करिए, कैल्शियम सल्फेट .2 वाटर था, 2 में से 3/2 वाटर आउट हो गया, 1/2 वाटर रह गया। ठीक है, तो हाफ वाटर रह गया, 1.5 वाटर आउट हो गया। तो अब इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कंटेंट था वो चेंज हो गया। तो जो मॉलिक्यूल कभी जिप्सम हुआ करता था वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में, अब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम फिर से पानी मिला दें तो फिर से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑन मिक्सिंग वाटर टू POP वी अगेन गेट जिप्सम व्हिच इज हार्ड सॉलिड मास। इसके यूजेस क्या है, ये इट इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। ठीक है, ये आपने देखा होगा। और टॉयज एंड स्टैच्यूज भी आते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के आते हैं। ठीक है, बिल्डिंग में डेकोरेशन, इनर वॉल, सीलिंग में यूज होता है, और ये फायर प्रूफिंग मटेरियल की तरह से भी यूज होता है। ये इसके यूजेस हो गए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर। इसमें ये एक टेबल यहाँ पे दिया है, ठीक है, इसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हो। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके फॉर्मूलाज, ठीक है, इनके केमिकल नेम और इनके यूजेस गिवन है। शॉर्ट में आप इस टेबल का भी यूज कर सकते हो इसे मेमोराइज करने के लिए। अच्छा, उसके बाद जो मैंने अभी आपको पॉइंट कहा था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, उस पर हम आते हैं। जो डॉट था, जैसे वॉशिंग सोडा में Na2CO3 .10H2O, जिप्सम में .2H2O, कॉपर सल्फेट में .5H2O। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म the part of crystal structure of the salt. Presence of this water doesn't cause wetness in salt and this is called as
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें ऐसा होता है बच्चों कि जैसे Na2CO3 है, ठीक है, तो Na2CO3 का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, कैसा है, Na है, फिर CO3 है, पहले Na आयन है, फिर CO3 आयन है, फिर Na आयन है, फिर CO3 आयन है, ऑल्टरनेट मैनर में 3 डायमेंशनली आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ सोडियम आयन, कार्बोनेट आयन, सोडियम आयन, कार्बोनेट आयन है, ठीक है। अब ये जो आयन्स हैं इनके बीच में जो फ्री स्पेसेस हैं इनमें ये वाटर के मॉलिक्यूल सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका क्रिस्टल देखने में तो वही होता है, पानी के मॉलिक्यूल बीच में ये सेटल हो रहे हैं, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन जाता है, ठीक है। और ये देखने में सॉलिड ही लगेगा, इस वाटर के कंटेंट की वजह से सॉल्ट में वेटनेस नहीं आती है, ठीक है, डजंट कॉज वेटनेस इन दी सॉल्ट। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को ऑन पेपर डॉट लगा के दिखा जाता है और ये उसकी क्रिस्टल का ही एक पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया।